स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। हम इसका इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल कि कैसे हमको एनएमआर स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर विद ऑड नंबर एटॉमिक नंबर्स और ऑड मास नंबर हैज ए न्यूक्लियर स्पिन, कि ऐसे सारे न्यूक्लियस जिसके अंदर की विषम संख्या में उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होती है या उसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो विषम संख्या में होती है या ऑड नंबर में होती है, तो वह न्यूक्लियर स्पिन, वह जो न्यूक्लियस हैं, वह जो नाभिक हैं, वो एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करते हैं, दिखाई देते हैं। अदरवाइज उसके अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से हमको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अपने धुरी पर घूम रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम और ये भी हम कर चुके थे कि मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है, क्योंकि जैसे प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वह अपने एक्सिस पे घूम रहा है और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। हम उसको ऐसे न्यूक्लियस को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वह इस इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन के कारण या न्यूक्लियस के कारण जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड के साथ की दिशा में भी हो सकता है या उसके विपरीत की दिशा में भी हो सकता है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो उसको हम कहते हैं कि डी शील्डिंग है, और अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो उसको हम कहते हैं कि शील्डिंग है। तो अगर प्रोटॉन आर, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट शील्ड देम फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड। जो प्रोटॉन और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी जिन पे भी नेगेटिव चार्ज है वो भी अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में भी चक्कर काट रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि उनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण डेवलप हुआ है, वह क्या करेंगे, जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है वह केंद्र या न्यूक्लियस तक नहीं जाने देंगे, उसको रोकेंगे। तो ये चीज कहलाती है मैग्नेटिक शील्डिंग। इसीलिए हर जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस से भिन्न हो जाता है, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस में, हर एक नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन है, लेकिन वह पड़ोस के प्रोटॉन से अलग है, क्योंकि पड़ोस वाले जो भी एटम है उसका जो प्रोटॉन है वह हो सकता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हो, उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अलग हो, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अलग हो, तो वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। तो जो ये सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डेवलप होता है, और उसी के कारण जो भी न्यूक्लियस है वो शील्डेड या नॉन शील्डेड या डी शील्डेड न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखते हैं शील्डेड प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी इंक्रीज फॉर द शील्डेड प्रोटॉन टू फ्लिप एट द सेम फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए जैसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करता है, अगर हमने जो 14.092 गॉस का हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड डाला है और उसके कारण ये 60 मेगाहर्ट्ज पर जो न्यूक्लियस है वो अपनी दिशा चेंज कर देता है। ये इतनी फ्रीक्वेंसी की हम यहाँ पर रेडिएशन डाल रहे हैं, रेडियो वेव्स डाल रहे हैं, और ये इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम इसकी दिशा हम इस पर एनर्जी डालते हैं तो इसकी दिशा चेंज हो जाती है और ये दूसरी मतलब उल्टे दिशा में घूमने लग जाता है, यानी कि हम कहेंगे कि लोअर लेवल से हायर लेवल में चला गया है ये इलेक्ट्रॉन। अगर अब इस न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं होगा जितना कि लगना चाहिए। उस पर लगना कितना चाहिए, 14.092 गॉस लगना चाहिए, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं होगा जितना कि लगना चाहिए, मतलब 14.092 नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग कर रहे हैं, मतलब ढक रहे हैं न्यूक्लियस को, जिसके कारण उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इस पर बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की कमी के कारण यहाँ पर शील्डेड हो गई है और हमको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, तब जाके उसके ऊपर इफेक्टिव फील्ड पहुंच पाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड है, कंपनसेट्स फॉर शील्डिंग, मतलब हमको
उसकी ज्यादा बढ़ाना पड़ा है मात्रा, तब जाके यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शील्डिंग हो गई है। तो डिपेंडिंग ऑन द chemical environment, protons is a molecule are shielded by different amount, कि प्रोटॉन किस तरह के एनवायरनमेंट में घिरे हुए, उसके आधार पर हर प्रोटॉन एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर CH3OH में कार्बन है, ये 3 प्रोटॉन है यहाँ पर, और ये 1 प्रोटॉन है। ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं क्योंकि ये तीनों ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 प्रोटॉन, 2 न्यू इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाले जो हाइड्रोजन, ये तीनों जो हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए, मतलब सबके सामने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके चारों के एनवायरनमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि ये वाला जो प्रोटॉन है ये इनसे भिन्न है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रो विद्युत ऋणी है, जिसके कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इस हाइड्रोजन की चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है और ये डी शील्डेड हो जाता है, और ये तीनों शील्डेड हो जाते हैं। और शील्डेड होने के कारण इन पर फ्लिपिंग कराने के लिए या लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप कराने के लिए हमको अधिक मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, जबकि इसको जंप कराने के लिए हमको कम मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, और उसके कारण यहाँ पर फ्लिपिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट है NMR सिग्नल्स। कितने सिग्नल हमको मिलते हैं NMR के लिए, तो जितने डिफरेंट तरह के प्रोटॉन होंगे उतने ही हमको पीक दिखाई देंगे। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, CH3OH में CH3 के तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं तो हमको उसके लिए एक सिग्नल दिखाई देगा, और OH का प्रोटॉन अलग है तो उसके लिए हमको एक पीक दिखाई देगी। तो टोटल CH3OH के अंदर हमको 2 पीक दिखाई देंगी, एक CH3 के कारण और एक OH के कारण। उनका स्थान कहाँ पर होगा, मतलब किस जगह पर हमको पीक दिखाई देगी। द लोकेशन ऑफ द सिग्नल शोज हाउ शील्डेड और डी शील्डेड द प्रोटॉन्स आर, कि प्रोटॉन्स कितने शील्डेड हैं और कितने डी शील्डेड हैं, उसके आधार पर हमको पीक की जगह दिखाई देगी। अगर शील्डिंग ज्यादा है तो हमको हायर फील्ड पर दिखाई देगा, और डी शील्डेड है तो हमको लोअर फील्ड पर दिखाई देगा। द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ दैट टाइप, कितने टाइप के, जितनी ज्यादा संख्या में एक ही तरह के प्रोटॉन होंगी तो पीक की हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। अगर प्रोटॉन की संख्या 1 है तो पीक हाइट कम होगी, 2 है तो ज्यादा होगी, 3 हो तो और ज्यादा होगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर पीक हाइट डिपेंड करती है। सिग्नल स्प्लिटिंग शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट एटम्स, अगर पड़ोस के कार्बन एटम पर, पड़ोस के एटम पर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके आधार पर हर पीक की स्प्लिटिंग हो जाती है, डबलेट, ट्रिपलेट, इस तरह से पीक की स्प्लिटिंग हो जाती है। डिपेंड करता है कि उसके नेबर वाले एटम पर किस तरह के वो प्रोटॉन है और कितने नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता कैसा है। यहाँ पर ये देखिए बड़ा सा मैग्नेट है, ये मैग्नेट, और यहाँ पर एक सैंपल है, सैंपल ट्यूब, इसकी चारों कॉइल लपेटा हुआ होता है, कॉइल है, मैग्नेट कंट्रोलर है जो कि ये यहाँ मैग्नेट की इंटेंसिटी को चेंज करता रहता है। ये डिटेक्टर है, RF ट्रांसमीटर। डिटेक्टर ये डिटेक्ट करता है जैसे ही पीक यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, वेवलेंथ, तो ये डिटेक्टर से हमको पता चल जाता है और वो एब्जॉर्प्शन की पीक यहाँ पर हमको पता चल जाती है, रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है जिससे कि रेडियो वेव्स इसके ऊपर गिरती हैं और पदार्थ उस रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि बिल्कुल उसको सही फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तब NMR का ग्राफ कैसा होता है? NMR का ग्राफ होता है जैसे ये इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पर जो 2 स्केल हम काम में लेते हैं, टाउ स्केल और एक डेल्टा स्केल। यहाँ पर ये टाउ स्केल और डेल्टा स्केल, ये एब्जॉर्प्शन है। ये पीक इस तरह से दिखाई देती है। ये वाली जो पीक है वो TMS की पीक होती है, टेट्रामिथाइलसिलेन की पीक है। जितना इस साइड पीक होती है उसका मतलब ज्यादा शील्डिंग है, जितना इस साइड पीक होती है वो कहलाता है डी शील्डिंग। जैसे कि CH3OH के अंदर हमने कहा था 2 तरह के प्रोटॉन है, ये तीनों प्रोटॉन एक जैसे हैं, ये प्रोटॉन अलग है क्योंकि इस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। क्यों इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है? क्योंकि उसके पड़ोस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण इसके ऊपर डी शील्डिंग हो जाती है, और जैसे ही डी शील्डिंग होती है वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही एब्जॉर्प्शन कर लेता है।
यहाँ पर इन तीनों प्रोटॉन का आप देखो, इन तीनों प्रोटॉन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्बन हालांकि इससे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये इसके जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के नजदीक रहेंगे और हाइड्रोजन पर घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस। तो ये तीनों प्रोटॉन क्योंकि एक जैसे हैं तो तीनों के कारण हमको एक पीक दिखाई देखी। देखो हाइट, इसकी पीक की हाइट क्यों बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटॉन है। इस पीक की हाइट कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है। ये तीनों प्रोटॉन एक है, तीनों मिलकर एक सिग्नल देंगे और ये हायर फील्ड की ओर जाएगा क्योंकि ये ज्यादा शील्डेड है। ये लो फील्ड की ओर जाएगा क्योंकि ये कम शील्डेड है। तो इस तरह से हमको NMR का ग्राफ मिलता है।